बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। अहदे कप्तान के बाद एक नया सियासी पावर प्ले शुरू हुआ चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल हलफ उठाया और उसके बाद अहम ऐलानात करने शुरू कर दिए। उन्होंने इक़्तिसादी मामलात पर उन्होंने आज मुशावरत भी की। मुफ्ती इस्माइल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इक़्तिसादी इशारियों के हवाले से कौम को आगाह किया। अलबत्ता हफ्ते में 2 छुट्टियाँ उन्होंने सरकारी मुलाजिमीन की ख़त्म कर दी हैं। सबसे बड़े चैलेंजेस मईशत, गवर्नेंस और फिर इत्तेहादियों को राम रखना होगा, बढ़ता हुआ अवामी दबाव, क्योंकि कल इमरान खान साहब पेशावर से अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। पेशावर के बाद लाहौर और कराची उनकी अगली मंजिल होगी। इस सूरत हाल में उनके लिए बड़े चैलेंजेस क्या होंगे, बिलखुसूस ये कि काबीना की तश्कील कैसे होगी, उसमें कौन कौन शामिल होगा, और क्या ये सरकार बाकी मानदा आइनी मुद्दत पूरी करेगी या जल्द इंतखाबात पर ही इनकी तवज्जो होगी। इन मामला पर बात करते हैं। शामी साहब भी मौजूद है हमारे साथ, सीनियर तजिया निगार मारूफ सहाफ़ी जनाब हामिद मीर साहब भी ज्वाइन करेंगे और मोहम्मद मालिक साहब भी उनसे बात करेंगे। शामी साहब, कल आप इस्लामाबाद में थे और शहबाज शरीफ साहब से भी आपकी मुलाकात हुई होगी। क्या उनके विचार आपको समझ आते हैं? कैसे निपटेंगे मुआशी चैलेंजेस से, गवर्नेंस के मामलात पर, बढ़ते अवामी दबाव के ऊपर, इत्तेहादियों को राम रखने जैसे मामलात से? नहीं, मैं तो जो हल्फ बर्दारी की तकरीब थी उसमें शिरकत के लिए गया था और 8 बजे शब होनी थी, वो 9 बजे हुई। और सदर मुमलिकत की बताया गया तबीयत, सदर मुमलिकत की तबीयत कुछ ख़राब हो गई, कहते दांत में दर्द है। और फिर जो सादिक संजरानी साहब हैं, जो चेयरमैन सेनेट, उन्होंने हलफ लिया। मुनासिब होता कि सदर मुमलिकत ख़ुद तशरीफ़ लाते, आखिर वो इतने बड़े डॉक्टर हैं दांतों के, और उनके वालिद साहब भी बहुत बड़े डॉक्टर थे, डेंटिस्ट, और यानी अब दूसरी पुश्त में डॉक्टर हैं, तो अगर थोड़ी बहुत दर्द हो गई थी तो कोई दवा इस्तेमाल कर सकते थे और या उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन उन्हें आराम करना मुनासिब समझा। बहरहाल उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करनी चाहिए। तो देखिए, नहीं, सेहतयाबी तो उनकी हो जाएगी इंशाल्लाह, या हो चुकी होगी। ममनून हुसैन मुझे याद आए ना जी, उन्होंने भी, वो भी सदर थे 2018 में, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो बड़ी टेंशन थी मुस्लिम लीग नून में और PTI में। इसके बावजूद उन्होंने, फिर जरदारी साहब ने भी तो हलफ लिया, उन्होंने हलफ लिया नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब से। और मतलब कि एक मामूल की कार्रवाई है, हम एक सिस्टम के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हर शख्स को अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करनी चाहिए। और लेकिन बहरहाल एक पुरजोश तकरीब थी और लोग दूर दूर से भी आए थे जो सियासी कारकुन थे, और हर शख्स जो था मैंने देखा बड़ी अजीब मसरत थी। मैं तो इस्लामाबाद में जिस शख्स से भी मिला कर उसका चेहरा खिला हुआ था। चलें इस पे बाद में बात करते हैं, पहले मीर साहब सरकारी हलकों में। अच्छा, सरकारी हलकों। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब भी मेरे साथ थे। अच्छा, वो पहुंच गए? वो भी थे। नहीं, वो ट्रेकिंग में पहुंचना क्या था। अच्छा। वो ट्रेकिंग में आए थे। उमर शामी साहब भी थे, हमारे उस्मान शामी साहब भी थे। चलें पहले हम मीर साहब से ज़रा बात कर लेते। और भी सारे हमारे PBA के भी और APNS के भी, सरमद अली साहब भी और शकील साहब भी, और तो सारे लोग जैसे मौजूद थे। बैरून मुल्क से भी कई पाकिस्तानी आए हुए, मीर इब्राहिम साहब जो हैं वो भी थे। ठीक। तो एक बड़े सलीम साफ़ी साहब एक बड़े फिर रहे थे मर्दाना वार। ठीक, जाहिर है। चले मैं हामिद साहब से बात कर लूँ। हामिद मीर साहब से मुलाकात नहीं हुई। चले पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, खुश आमदीद प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। शामी साहब शिकवा कर रहे हैं कल आपसे मुलाकात उनकी नहीं हो सकी। 2 बड़े आदमी नहीं थे, एक तो हामिद मीर साहब थे और एक दूसरे दोस्त हैं जिनका नाम बाद में लेंगे। चले, तो हामिद मीर साहब आप कहाँ थे कल? जी, मैं कल बिल्कुल, मुझे दावत भी मिली थी, मेरा दावतनामा भी मेरे पास था, लेकिन कल जो कौमी असम्बली के इजलास में जब जब वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ और फिर उनकी तकरीर के दौरान जो गैलरियों में जो हड़बूंग मची, तो उससे मेरा दिल बहुत खट्टा हुआ और मुझे अंदाजा हो गया कि ये आप ऐवान सदर में भी इसी किस्म की नारेबाजी करेंगे। तो मैंने खुद ही फैसला किया कि अवॉइड ही करें, ना ही जाएं। आप ये समझ लें कि ये मैंने बतौर एहतजाज वहाँ पे मैंने शिरकत। नहीं, आपको निगाहें ढूंढती रही, आपको भी ढूंढती रही, उनको भी ढूंढती रही। हाँ, नहीं, बस देखिए ना, ये जो सियासी कारकुन है मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। नहीं, लेकिन वहाँ कोई ऐसा शोर शराबा नहीं हुआ। इन्होंने बहुत बड़ी तहरीक चला दी थी और इनकी तहरीक के नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ।
वो जिन लोगों ने इनकी इमरान खान की हुकूमत गिराई है बेचारे, वो तो इत्तेहादी हैं उनके, और वो जो है आराम से बैठे हुए थे खामोश, और जो नारे वो कोई और लग रहे थे, कोई कह रहा है वजीर आजम नवाज शरीफ, कोई कह रहा है शहबाज शरीफ, कोई मरियम नवाज के नारे लगा रहा है, कोई हमजा के नारे लगा रहा है, कोई जियो भुट्टो के नारे लगा रहा है। जो जिन लोगों ने हुकूमत गिराई है वो इत्तेहादी थे, उनकी बात ही किसी नहीं। सही। तो और वो मीर साहब वो इत्तेहादी फिर कुछ नाराज भी हुए, वसीम अख्तर साहब ने गिला भी किया कि उन्होंने पर्चियां लिखकर भेजी थी। ये दूर ही रहे तो बेहतर है। मगर ये हुआ कि ऐवान सदर में एक वकार को महफूज रखा गया, थोड़े बहुत कोई नारे बाद में लगाए, लेकिन ऐसी कोई काबिल जिक्र नाराबाजी वहाँ नहीं हुई। ठीक। अच्छा, हाँ, ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन वहाँ पे भी देखे ना कि आरिफ अलवी साहब जो है वो गायब हो गए। तो ये कल जो है ये कुछ बदशगुनी हुई है। पहली बदशगुनी ये थी कि पीटीआई वालों ने इस्तीफे दे दिए और एक बिला मुकाबला इलेक्शन हुआ। तो दूसरी बदशगुनी ये थी कि वो जो कासिम सूरी साहब हैं, उन्होंने जो स्पीकर के ओहदे के जो मनसब के तकाजे हैं उनका ख्याल नहीं किया, एक सियासी तकरीर कर दी वहाँ बैठ के। और फिर उसके बाद आरिफ अलवी साहब जो के एक बड़े मुहज़्ज़ब आदमी हैं, उन्होंने भी अपने मनसब के तकाजों का ख्याल नहीं रखा, वो भी गायब हो गए। और सादिक संजरानी साहब जिनके खिलाफ जो तरीकों फाल लाने वाले हैं, उन्होंने हल्फ लिया। तो बहुत से काम जो है वो अच्छे नहीं हुए। तो अब देखें, शायद इसलिए मेरे जैसा आजिज आदमी है, उसने फैसला किया कि इस बदशगुनी के माहौल से अच्छा मीर साहब अब ये बताइए, बदज़ौकी का मुज़ाहरा किया सदर मुमलकत ने, उनसे तवक्को नहीं थी। आखिर वो एक पुराने सियासी कारकुन है। शामी साहब बहुत अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया है कि इंतहाई बदज़ौक इंसान वाक़या हुए हैं वो। हाँ, बहरहाल चलिए। अच्छा मीर साहब ये फरमाएं, अब आ जाते हैं आज के हमारे मौजू की जानिब। ये शहबाज सरकार आईनी मुद्दत पूरी करेगी या फिर इनकी जल्द इंतखाबात पर नज़र होगी? क्योंकि पीटीआई अब ये समझती है कि उनका अव्वल मकसद फौरी इंतखाबात हैं, हुकूमत को मजबूर किया जाए, निज़ाम को मजबूर किया जाए कि फौरी इंतखाबात में जाया जाए। देखें जामी साहब, आज जो दौड़ भाग रही है ना सारा दिन, शहबाज शरीफ साहब सुबह 8 बजे दफ्तर पहुंच गए और उसके बाद शाम तक वो मुख्तलिफ इत्तेहादी जो हैं वो उनके साथ मेल मुलाकातें करते रहे। अभी तक तो वो काबीना जो है वो उसको फाइनलाइज करने के मरहले में है और काफी दौड़ भाग कर रहे हैं इस सिलसिले में। वो चाह रहे हैं कि तमाम जो उनके इत्तेहादी हैं वो उनको मुतमिन रखा जाए। तो उससे तो मुझे ये लगता है कि अगर वो इतना सोच समझ के काबीना बना रहे हैं तो इतनी जल्दी तो ये इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। और उसकी वजह ये है कि ये जो फौरी इलेक्शन है, इसका मतलब तो ये होगा कि जो तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा है वो मुतालबा दुरुस्त है और आम इंतखाबात जो है वो फौरी तौर पर करा दिए जाएं। लेकिन फिलहाल मुझे ये लगता है कि तहरीक इंसाफ वाले जो है वो भी देख रहे हैं, तेल और तेल की धार देख रहे हैं। अभी कल एक जलसा होगा पेशावर में, फिर एक कराची में, उसके बाद जो है ना वो कोशिश कर, अभी तक उन्होंने जो इस्तीफे दिए हैं वो हामिद डोगर साहब के पास पड़े हैं, वो अभी तक स्पीकर के पास पहुंचे नहीं। तो अगर उनको ये 2-3 जलसों से अंदाजा हो गया कि पब्लिक काफी भरपूर अंदाज में उनके साथ है, तो फिर शायद वो इस्तीफे जो है वो हामिद डोगर साहब स्पीकर के ऑफिस को जमा करवा देंगे। अदरवाइज फिर जिस तरह इन्होंने 2014 में जो किया था उसी तरह ये इसको लटकाते रहेंगे। और मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब और उनके साथियों की स्ट्रेटजी ये है कि ये जो अगर तो ये इस्तीफे इनके लटकाएंगे, अगर ये उसमें इसरार करते हैं तो फिर वो उनकी सीटें खाली करवा के वहाँ पे बाई इलेक्शन करवा देंगे। मीर साहब ये अगले 7-8 महीने तक तो इलेक्शन नजर नहीं आ आपको, यानी नवंबर के बाद इलेक्शन दिखाई देता अगर हुआ भी तो, ये कह रहे हैं? उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनसे मैंने खुद भी पूछा है और भी जो उनके साथ के जो लोग हैं, आसिफ जरदारी साहब हैं और लोग हैं, उनसे सबसे बात हुई है। जो खालिद मक्सी साहब हैं, एमकेएफ वाले हैं, वो सब जो है ना उनके कुछ इश्यूज हैं जो कि फौरी इलेक्शन में फिट नहीं बैठते। वो इलेक्शन से पहले बहुत सी कुछ रिफॉर्म्स करवाना चाह रहे हैं और खास तौर पे पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। और उसके लिए जो सिंध है, सिंध में एमक्यूएम के भी कंसर्न्स हैं, मरदमशुमारी पे और हल्का बंदियों पे इनके बड़े कंसर्न्स हैं। तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए वो सारे मामला तय होने हैं। मुझे इस साल के एंड यानी कि नवंबर तक तो मुझे इलेक्शन नजर नहीं आ रहा, बल्कि मुझे लगता है कि ये अगले साल जाएगा इलेक्शन, मार्च में शायद। फरवरी मार्च में ये अगले साल जाएगा इलेक्शन, क्योंकि जो तमाम जो स्टेक होल्डर्स है ना, मैं लफ्ज स्टेक होल्डर इस्तेमाल करूंगा, स्टेक होल्डर्स भी मुझे नहीं लगता कि फौरी इलेक्शन के हक में है। वो भी ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन अगर हो तो कम से कम अगले साल। अच्छा मीर साहब ये फरमाए कि काबीना की शक्ल क्या होगी? क्या पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड होगी?
पीपल्स पार्टी देखें, पीपल्स पार्टी इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है, बल्कि शदीद मुश्किल में फंसी हुई है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने जो कल हलफ उठाया है तो उसमें पीपल्स पार्टी का एक बुनियादी किरदार है। क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो बीएनपी को भी लेके आई है, बीएपी को भी लेके आई है, शाहजहान बुख्ती को भी लेके आई है, असलम बुतानी को भी लेके आई है, और फिर एमक्यूएम को भी लेके आई है। और एमक्यूएम को वो एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन पॉलिटिकल इंटरेस्ट लेके आई है। उन्होंने सिंध में बहुत कुछ गिव अप किया है एमक्यूएम को ऑन बोर्ड करने के लिए। अब ये जो छोटी पार्टियां हैं ये कैबिनेट में अपना शेयर भी चाहती हैं, और जो मेरी मालूमात हैं शहबाज शरीफ साहब के वजीर आज़म बनने से पहले जो इन छोटी पार्टियों के साथ जो वादे हुए थे, वो अब मुस्लिम लीग नून जो है वो थोड़ी सी रिलक्टेंट है वो वादे पूरे करने में। और मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत बड़े बड़े जुगादरी लीडर हैं और वो भी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां हासिल करना चाहते हैं। तो ये जो है ना एक पीपल्स पार्टी काफी मुश्किल में है, और पीपल्स पार्टी वालों ने फिर अब ये कहा है कि जी हम अपना हिस्सा जो है वो फिर सेक्रीफाइस कर देते हैं, आप हमारा हिस्सा जो है वो छोटी पार्टियों को दे दें, क्योंकि हम तो उनके साथ बड़े वादे करके लाए हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल में फंस गई है पीपल्स पार्टी। शहबाज शरीफ साहब के नारे तो लग गए कल, और मरियम नवाज के भी नारे लग गए और हमजा के भी नारे लग गए, लेकिन इसमें मुझे लग ये रहा है कि अल्टीमेटली जो है ना सबसे ज्यादा जो वसूली है वो पीपल्स पार्टी से हो रही है। पहले भी उसी ने सब कुछ अदा किए हैं, और आइंदा भी मेरा ख्याल है वसूली उन्हीं से होगी। ठीक, तो मीर साहब ये जो पैरेलल खान साहब का प्रेशर है और जो स्पेशली सोशल मीडिया पे हम एक हाइप देख रहे हैं, ये किस हद तक रियासत के लिए चैलेंजिंग है और नई गवर्नमेंट के लिए चैलेंजिंग है? क्या नई गवर्नमेंट इस मामले को भी ज़ेर गौर रखेगी या तवज्जो गवर्नेंस पर, मईशत को फिक्स करने पर, इत्तेहादियों को राम करने पर ही होगी? जामी साहब, ये इसको अंडर एस्टिमेट ना करें आप। उसकी वजह ये है कि जो एक इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत ही महारत से और चालाकी से अपनी तमाम जो सियासी नाकामियां और नाअहलियां हैं उस पे पर्दा डाल दिया है एंटी अमेरिकनिज्म का, साम्राज्य दुश्मनी का। और आप इसको माने या ना माने, आपके मुआशरे में, आपकी सोसाइटी में साम्राज्य दुश्मन एक तबका जो है वो मौजूद है। और फिर जब पीटीआई जैसी एक बड़ी जमात जो है वो उस साम्राज्य दुश्मनी का परचम जो है वो उठा ले, तो फिर पीछे तो काफी सारे लोग लगते हैं ना। तो अब उसमें कुछ और भी लोग शामिल हो गए हैं। मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से है। जब उन्होंने देखा कि पीटीआई वाले जो है वो ये काम उन्होंने शुरू कर दिया, तो वो उनके साथ शामिल होके तो नारेबाजी भी करते हैं, उनको एनकरेज भी करते हैं, और उनको पता है कि झंडे तो इनके हैं, शक्लें भी इनकी नजर आएंगी, चलो पीछे ऐसी खलो जाने हैं, तो वो इनको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो ये इसको मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करता, ये एक चैलेंज बनेगा इनके लिए, और एफआईए के लिए बड़ा मुश्किल हुआ है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। जो सबसे ज्यादा मुश्किल होगी जी नई हुकूमत के लिए, सबसे बड़ी मुश्किल वो ये होगी कि अगर पीटीआई वाले जो हैं उन्होंने अपनी सीटें खाली कर दी और वो वापस ना गए असेंबलियों में, तो कम से कम 100-125 कौमी असेंबली की नशस्तों पे नया इलेक्शन होगा, और ये 100-125 जो नशस्तें होंगी, यहाँ पे अगर बाई इलेक्शन हुआ तो ये फिर जो हुक्मरान इत्तेहाद है इसमें जो 5-6 बड़ी पार्टियां हैं ये मुझे लगता ही है कि आपस में लड़ेंगी। इसलिए कि अभी तक काबीना बनाने के मसले पे उनके मामला तय नहीं हो रहे, तो टिकटों के मसले पे ये कैसे जो है ना ये राजी होंगे, ये अहम नुकता है। बड़ी मुश्किलात है। इनकी बका का वाहिद एक ही हल है, वो ये है कि अपने अंदर इत्तेहाद कायम रखें, जो कि मुझे काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। मुश्किल। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। और अभी मैं ज्वाइन किया जनाब मोहम्मद मालिक साहब ने भी, उनकी राय भी ले लेते हैं। मालिक साहब, शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपने अहद इमरान को भी बड़ा करीब से देखा, शहबाज शरीफ साहब के वर्किंग स्टाइल को भी देख रखा है, अब दोबारा वो आए हैं गवर्नमेंट में और वज़ीर आज़म बने हैं। आप ये फरमाइए उनके लिए सरदस्त बड़े चैलेंजेस क्या होंगे, और क्या वो इमरान खान साहब की जो एजिटेशन है थ्रू स्ट्रीट पार और थ्रू सोशल मीडिया, उसका भी कोई तैयार कर पाएंगे, या तवज्जो सिर्फ गवर्नेंस पर और इत्तेहादियों को राम रखने पर ही रखेंगे? बात ये है कि मेरे ख्याल में अगले 6 हफ्ते बहुत क्रिटिकल होंगे, क्योंकि अगर इमरान खान साहब की ये जो मूवमेंट है जिसका स्टार्ट तो मेरा ख्याल उनकी अपनी तवक्कुआत से ही बेहतर हुआ है, और जब मैं उनके सीनियर लीडर से बात कर रहा था तो एक शाम पहले बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन थी रिजाइन करने पे, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन थी, और जब ये क्राउड निकले हैं तो फिर पार्टी के अंदर भी माहौल बहुत जल्द से बदल गया कि ये इतना जबरदस्त काम हुआ है कि हम इसे बिल्ड कर सकते हैं।
लेकिन हर चीज की पीक करने की केज है। आई थिंक अगर 6 हफ्ते के अंदर वो इतना प्रेशर बना दे जो बन भी सकता है तो सीरियस प्रॉब्लम्स होंगी। और ये मैंने ये बात बिल्कुल हामिद की बात सुन रहा था, आई वांटेड टू मेक दिस पॉइंट, उन्होंने बात कर दी कि ये अगर इलेक्शन बाय पोल्स की तरफ भी जाते हैं तो फिर इनके स्ट्रेस पड़ेंगे अपने इत्तेहाद के ऊपर। जाहिर है हर जगह तो आप सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, कहीं तो आप कर लेंगे, लेकिन बहुत जगह आप सीन होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है इस वक्त, देखिए दोनों अपनी कंफर्टेबल जगह पे हैं। वो भी उस जगह कंफर्टेबल है इमरान खान एजिटेशन में, और पीएमएल हमेशा कंफर्टेबल रही है हुकूमत में, दोनों अपनी अपनी कंफर्टेबल जगहों पे हैं। इमरान खान के लिए क्राउड्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इनको मार्केट रिस्पॉन्ड कर रही हैं। तो ये बड़ी अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी कि बात आगे कैसे चलती है। आज जो मिजाज देखा हमने गवर्नमेंट का, वो बड़ा सवेर किस्म का एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ हमने देखा। 10 बजे से 8 बजे छुट्टियां, एक छुट्टी खत्म कर दी है। मैं उसके बड़ा खिलाफ हूँ, 2 दिन की छुट्टी होनी चाहिए लोगों के लिए। मालिक साहब मैं भी खिलाफ हूँ, आपकी आवाज में हूँ। नहीं बिल्कुल, आप यू नीड पीपल टू रिलैक्स एंड डू थिंग्स एट देयर होम। ये एक दिन से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बस साइकोलॉजिकली है। एनीवे उन्होंने वो किया। फिर जो पहली एक इनफॉर्मल मीटिंग बुलाई इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर, पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई मिफ्ता की, जुबैर साहब की, इसरा और मुसद्दिक की, वो सारी इकोनॉमिक इश्यूज पे थी। तो उनका क्लियर फोकस तो है इकोनॉमिक चीजों पे। अब देखना यह है कि किसका बयानिया ज्यादा अपीलिंग है। देखिए इमरान का बयानिया तो ज्यादा इमोशनल है, इमोशनल बयानिया हमेशा अपीलिंग ज्यादा होता है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग तसल है, लेकिन इस वक्त ज्यादा प्रेशर आई थिंक इमरान खान साहब पे है। अगर वो 6-8 हफ्ते के अंदर इतना मैसिव प्रेशर बना देते हैं तो शायद वो एक फोर्स कर सके न्यूट्रलिटी वाले इशू को, कि भाई आप न्यूट्रलिटी सिर्फ एक तरफ नहीं होगी, न्यूट्रलिटी दोनों तरफ करवाने पे मजबूर हो जाए। लेकिन अगर ये 7-8 हफ्तों में वो मोमेंटम ना बना तो फिर आई थिंक इस साइकिल से गवर्नमेंट निकल जाएगी। वो बाकी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन जो इमीडिएट थ्रेट है वो निकल जाएगी। इस वक्त अब नजर आ रहा है कि इस वक्त अर्ली इलेक्शन सिटिंग गवर्नमेंट को शूट नहीं करते, बिल्कुल शूट नहीं करते। इस वक्त इशू से पर्सनैलिटीज पर चली गई है। इमरान ने अपने आप को पिच कर दिया वर्सेस जो दूसरी तरफ लोग खड़े हुए हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल उस पर आप कॉम्पिटेंस में 10 बहसें कर सकते हैं, क्रेडिबिलिटी को आप कोई बहस नहीं उनकी बनती। बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, उन्होंने एक वेग किस्म का स्लोगन ले लिया, खुददारी, नेशनलिज्म। ये हर एक के दिल को लगते हैं लेकिन समझ किसी को नहीं आते। तो शॉर्ट टर्म के अंदर अगर इलेक्शन हुए तो इमोशनल अपील वाला आगे जाएगा। मालिक साहब, खान साहब हैज नथिंग टू लूज नाउ। गवर्नमेंट खत्म हो गई, इस्तीफों पे चले गए, स्ट्रीट पावर पे फोकस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे वो एक नैरेटिव बेच रहे हैं अपना सक्सेसफुली सो फार। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो शहबाज शरीफ साहब उनके इत्तेहादी हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। कई एक मुहाज हैं जिनको उनको टेक केयर करनी होगी, जो आप बता भी रहे हैं। इन दोनों फरीकों के साथ साथ तीसरे फरीक को भी कोई प्रेशर हो रहा है वो भी प्रेशर में आ सकता है या नहीं? जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चले हैं पिछले 2 दिन से, बहुत ही खौफनाक ट्रेंड चले हैं, बाय नेम चले हैं और बड़े ह्यूमिलेटिंग चले हैं। आपको पता है इंटेलिजेंस एजेंसी बड़ी इन्वॉल्व है, एफआईए भी पागल हुई भी है, दूसरे भी ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह इसको बंद करवाया जाए। फिर लोअर रैंक्स और कार्डर्स का एक इंटरनल इंस्टीट्यूशनल प्रेशर है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। देखिए इमरान की पॉपुलैरिटी आप डिनाई नहीं कर सकते। मैं इतना क्रिटिक रहा हूँ उनकी गवर्नमेंट का, लेकिन मैं क्रिटिक रहा हूँ उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज का, लैक ऑफ गवर्नेंस का, सब कुछ का। आप जो हकीकत है वो डिनाई नहीं कर सकते। आप कैरिज्मा का डिनाई नहीं कर सकते, पब्लिक अपील यूथ में डिनाई नहीं कर सकते, उनकी एबिलिटी टू ब्रिंग पीपल ऑन द सड़कों पे आप वो डिनाई नहीं कर सकते। उनकी पॉपुलैरिटी है। अब यही बात है कि वो क्या इसको पीक करवा लेते हैं 7-8 हफ्तों में कि नहीं। मेरा ख्याल है अगर 8 हफ्ते तक वो मोमेंटम ना बना, जो इंस्टीट्यूशंस की सीनियर लेवल्स पे रीथिंक फोर्स करे, तो फिर ये खतरे का कब खत्म हो जाएगा प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए। ठीक, बहुत शुक्रिया मालिक साहब। लेकिन जाते जाते को काबीना के बारे में बता दें, काबीना की शक्ल क्या होगी, कोई इत्तला है आपको? सर 2-3 तो चीजें बहुत ऑब्वियस हैं, लाइक वो मिफ्ता का वजीर खजाना होना, राना सनाउल्लाह साहब का पहले बात चल रही थी, बहस चल रही थी, अंदर एक टसल चल रही थी कि एहसन इकबाल और राना सना के दरमियान में। अब तो यहाँ इस्लामाबाद में तो सुन रहे हैं कि राना सना ही है जो उन्हीं की अंदर सना चल रही है भाई। वो दूसरा वो चल रहा है उसके अंदर स्पीकर का, स्पीकर पीपल्स पार्टी के पास है। सिमिलरली फॉरेन मिनिस्ट्री कौन सी है वो भी पीपल्स पार्टी को उन्होंने दी हुई है। तो मोटी मोटी बातें आई थिंक वही है जो सबको पता है इस वक्त, लेकिन अभी तक जेन्युइन फैसले नहीं हुए।
ब्यूरोक्रेसी के फैसले, तो आपने बड़ा फैसला तो देख लिया PSPM का। इमदाद बोसाल की बात चल रही है चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए। ही वुड बी गुड चॉइस, अच्छा गुड डिसेंट ऑफिसर, अगर वो भी जाते हैं तो। अभी देखें, मेरा ख्याल है अभी 2-3 दिन इनका ज्यादा बड़ा मसला अभी एलाइज के साथ ब्रॉडर पॉइंट सेटल हो रहे हैं, और इस बात में प्राइम मिनिस्टर को अक्लमंदी से काम नजर आ रहा है। कल भी उन्होंने बड़ी इज्जत दी एलाइज को, फिर जाके उनको मिले भी, आज ही मुलाकातें की हैं। आई थिंक ये शुरू में हफ्ता 10 दिन ये बहुत ही सेंसिटिव होंगे एलाइज के रिलेशन के लिए। अब इससे ना छोटी सी बात हुई थी कल, वसीम अख्तर ने उसका इतना बड़ा तमाशा बना दिया, तो उसको भी प्लेकेट किया। तो ये बड़ा एक मुश्किल है ये, खासतौर पर जिन एलाइज की वजह से अब गवर्नमेंट में आए हो, तो फिर नखरे तो बहुत उठाने पड़ते हैं ना। और इमरान खान साहब ने तो उसका नतीजा आपके सामने ही है, देखा भी है। जब आप उनको नहीं नखरे उठाते, जब आप उनको बिल्कुल चिल प्रोग्राम करवाते हैं, तो फिर भुगतते भी है। नहीं वैसे ऑनेस्टली खान साहब को तो उनके नखरे बराह रास्त उठाने पड़े ही नहीं ना 3 साल तक। तो वो किसी बंदे ने कहा ना, एक बड़े इंपॉर्टेंट आदमी ने कहा, आप अक्लमंद आदमी है, उन्होंने कहा 3.5 साल तो मैंने हुकूमत चलाई थी, अब खान साहब को और एलाइज दोनों को पता लगेगा कि रिश्तेदारी कैसे चलती है। सही बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब, आपका कीमती वक्त है। शामी साहब, आप बड़ी खामोशी से संजीदगी से गुफ्तगू सुन रहे थे। अभी तो तज्जिया आपका बाकी है, ब्रेक ना ले लूं? एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर शामी साहब की सुनते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। तो शामी साहब, इत्तेहादियों को राम रखना होगा, खान साहब के मकबूल बयानी का कोई हल निकालना होगा तोड़ के लिए, और फिर जल्दी इलेक्शन शायद मुश्किल हो जाए। ये सारी बातें जो हो रही हैं ना, ये काबिल वक्त है। अभी तो एक दिन हुआ है, पहला दिन है, और आज शहबाज शरीफ साहब ने एक मैसेज दिया है कि ही मीन्स बिजनेस। दफ्तर शहबाज मीन बिजनेस, यस। दफ्तर पहुंचे हैं बर वक्त, और उसके बाद इत्तेहादियों से मिले हैं। तो मैं नहीं समझता कि यानी बहुत जल्द जो है कोई बहुत इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। छोटे मोटे मामलात होते रहते हैं, लेकिन काबीना बन जाएगी, सारे लोग उस पर शरीक होंगे और सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार होंगे। तो बहुत जल्द कोई बड़ा हंगामा मैं नहीं देखता। तो जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक़ है, ठीक है, वो जलसा करेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, लोग आएंगे उस जलसे में। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो थे, जो उनकी पोजीशन थी 2018 के इंतखाबात के बाद, उस पर फायज हो गए इमरान खान साहब। हमारा फजलुर रहमान ने उनकी जगह ले ली। वो भी यही कहते थे, मैं हुकूमत को नहीं मानता। मौलाना को भी आप किसी ओहदे पर देख रहे हैं या जरदारी साहब को? नहीं, मौलाना को ओहदे का क्या मसला। अभी तो अच्छा? देखिए, पहली बात यह है कि सदर आरिफ अलवी जो हैं वो इस वक्त सदर पाकिस्तान है। तो हमारे लोग तो बड़ी बेपरकी उड़ाते हैं तो कि सदर का ओहदा भी खाली होगा, कौन बैठेगा वहाँ? वो कैसे है? ऐसा कोई खाली नहीं होगा। वो तो मुआवजा चाहिए होता है। नहीं, कोई मुआवजा नहीं, ज़रूरत नहीं है किसी को करने की। और ये सदर का मामला तो इलेक्शन के बाद मेरा ख्याल दरपेश होगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि खान साहब का जो भी दबाव होगा वो हुकूमत को इकट्ठा रखने में मुआवन होगा। तो ये खान साहब भी इंश्योरेंस हो गए ना इस हुकूमत की। ऐसी बात नहीं है कि हुकूमत जो है एक बात पे मुस्लिम लीग नून के लीडर जो हैं वो वजारतें लेने के लिए टूट पड़े, ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल सारी जमातें, बड़ी जमातें जो हैं वो इसार का मुजाहरा करेंगी और छोटी जमातें जो हैं उनको एकोमोडेट करेंगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो बाकी तो फिर कल लगता तो मुझे ऐसा कि वजारत इत्तलात की जिम्मेदारी तो शायद मरियम और के पास होगी, क्योंकि उन्होंने सारे काम तो संभाल लिया इस तरीके से। तो बहरहाल यानी मेरा ख्याल है कि मिल बैठकर ये लोग मामलात पे काबू पा लेंगे। और देखिए, अभी तो इलेक्शन की बात तो ये है कि वही सवाल है जो पहले भी ज़ेर बहस था कि भाई इलेक्शन अगर होगा तो क्या सिर्फ कौमी असम्बली में होगा, बाकी सूबाई असम्बलियाँ उनका क्या बनेगा? और क्या एक ही वक्त में इलेक्शन नहीं होने चाहिए मुल्क में? या पहले कौमी असम्बली का हो जाए तो फिर 6 महीने के बाद, साल के बाद फिर सूबाई असम्बलियों का हो? ऐसा माजी करीब में तो नहीं हुआ। इसलिए इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर देखें अभी पंजाब असम्बली में क्या होता है। अभी ये भी वाज़ेह नहीं है। वहाँ तो लाहौर हाई कोर्ट ने वो फैसला महफूज कर लिया ना, वो इजलास कल बुलाया जाएगा। इजलास कब बुलाया जाएगा? नहीं, वो जो फैसला है वो महफूज हो गया, कल आएगा, उससे मालूम होगा कि लाहौर हाई कोर्ट कौन बुलाएगा, रूलिंग दी है, कौन प्रिजाइड करेगा। अब ये भी तो एक अजीबो गरीब की मतलब मनाजरा शुरू है ना PTI में
और मुस्लिम लीग नून में यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब स्पीकर भी हैं, वज़ारत आला के उम्मीदवार भी हैं, और फिर हमजा शहबाज शरीफ साहब से उनका मुकाबला है। तो अब यहाँ ऊँट किस करवट बैठेगा ये भी तो देखना होगा ना। अब देखें ना, शहबाज गिल और शहजाद अकबर के नाम थे वॉच लिस्ट में। देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, फौरी रिलीफ मिला, मिलना चाहिए और था। उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में कुछ अर्सा पहले उन्हीं की पार्टी के कुछ रहनुमा जो गुफ्तगू किया करते थे वो तो मैं नशर नहीं कर सकता। देखिए ये सारे लोग नादान हैं। हमारा जो सिस्टम है ना, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है हमारा मौजूद है, और हुकूमत के पास लामतनाई इख्तियारात नहीं होते कि जिसका जीना चाहे हराम कर दे। धमकियाँ चाहे देते रहे आप। क्या हुआ, जो कितने मुखालफिन थे, कितनी कार्रवाइयाँ हुई उन पर। ठीक है, जेल में रह गए, कोई 2 साल रह गया, कोई 1 साल रह गया, कोई 1.5 साल रह गया। अब भी नहीं सीखेंगे सियासतदानी, सब कुछ सीखना चाहिए। अभी तो नहीं, अभी तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जो शहबाज गिल हैं या हमारे दूसरे एहतसाब वाले शहजाद अकबर जो हैं, उनका नाम किसने डाला स्टॉप लिस्ट पे? क्योंकि हुकूमत तो नहीं बनी, नहीं कैबिनेट से अप्रूवल नहीं हुई, कैबिनेट से नहीं। ये तो कोई ऐसे सरकारी अफसर देखे ना, जो सरकारी अफसर पहले आउट ऑफ द वे काम कर रहे होते हैं, अब वो इसी तरह के काम वो करने लगते हैं सुनी सुनाई बातों पर। भाई स्टॉप लिस्ट में डालने की जरूरत क्या है? वो भी इस मुल्क के आज़ाद शहरी हैं, उनको हक है यहाँ रहने का, सियासत करने का। और कितने लोगों के नाम पीटीआई की गवर्नमेंट ने ECL पे डाले हैं। मेरे ख्याल शाहिद खान अब्बासी साहब को देख लीजिए, यूसुफ गिलानी साहब। अब्बासी साहब तो बहुत वाज़े तौर पर कह रहे हैं, मैं उनका बयान सुनाना चाह रहा हूँ, नैब के बारे में भी और गवर्नमेंट की मुद्दत के बारे में भी। देखिए कल वो एक टीवी चैनल पर क्या फरमा रहे थे। ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इमरान खान साहब सड़कों में फिरते रहे, जो उन्होंने मुल्क के साथ किया है। हमारी ये कोशिश होगी कि उन हालात को बेहतर किया जाए। आरिफ अलवी साहब आइन के मुताबिक काम करें, उनके दांत में अगर दर्द ना हो तो ज़रूर सतर रहें। अब वक्त है कि चेयरमैन नैब भी जवाब दे, और नैब के ये एहलकार जो मुल्क का कानून तोड़ते रहे हैं, जो जुल्म करते रहे हैं, जो करप्शन करते रहे हैं, वो इसका जवाब दें। ये वो नैब का चेयरमैन है जो इमरान खान की हुकूमत की करप्शन पर खामोश रहा। एक इंक्वायरी, एक इन्वेस्टिगेशन, एक रेफरेंस फाइल नहीं हो सका। एहतसाब जो है वो इंशाल्लाह नैब का होगा। हम किसी के खिलाफ कोई इंतकाम नहीं लेना चाहते। जो कुछ इस नैब में हुआ है वो हकायक अवाम के सामने रखेंगे। इंतकाम नहीं, अलबत्ता हकायक सामने रखेंगे। इंटेंशंस तो अपनी वाज़ेह कर रहे हैं। बड़ी बात वाज़ेह है। देखें खान साहब के दौरे हुकूमत में हुआ क्या है, कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या इल्ज़ामात लगे, अदालतों से क्या फैसले आए। तो ये जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो समझते हैं कि आप बिल्कुल कादिर मुतलक बन चुके हैं। लगा तो यही, मेरी हर दौर में यही देखा। मुझे नहीं, मैं समझता हूँ कि इस दौर में जो हुआ है ये बहुत, ये हम भूल चुके थे इन चीज़ों को। आपको याद नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसरों को ऐसी हथकड़ी लगी थी, और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को हथकड़ियाँ किसने लगाई? रास मसूद वाइस चांसलर जो है, एक ऐसे प्रोफेसर रास मसूद साहब जो इंतहाई बुजुर्ग और अलील थे, और उनके साहबजादे फौज में थे जिन्होंने जाम शहादत बाद में नोश किया। यानी एक शहीद के वो वालिद हैं, एक फौजी सपूत के वालिद हैं, और उनके असातिज़ा इकराम को जैसे हथकड़ियाँ लगा कर वो मंजर कभी नहीं भूलेगा। देखिए शहीद का वालिद अगर किसी ने कोई जुर्म किया हो तो बात हो ना, बेगुनाही में, तो ये हमारा मतलब आज भी। और ये जो हमारे दोस्त जो थे धमकियाँ देते थे और गालियाँ देते थे, और मैं तो शेख रशीद साहब पर हैरान हूँ। उनका इल्मुल कलाम देखें, उनकी गुफ्तगू देखें। ओ भाई इतना अरसा हो गया, आप सीनियर तरीन पॉलिटिशियन इस मुल्क के, कितनी बार असम्बली में मुंतखब पहुंच चुके, शेख साहब या वुज़रा कितनी बार वजीर बन चुके। शेख साहब और वुज़रा ने तो अपनी जगह अपनी क़ादरुल कलामी का मुज़ाहरा किया ना। लेकिन आप ये देखिए इन मौज़ूआत पर जब कभी भी हमने इज़हार ख्याल किया तो हमारे नैब के दोस्त कैसे सीख पा हुआ करते थे। तो वो समझते थे पता नहीं हम खुदा हैं, और वो ऐसे सीख पा हुआ करते थे कि अल्लाह की पनाह। तो बात यानी बात करना भी गुनाह हो जाता था, सवाल उठाना भी गुनाह हो जाता था पाकिस्तान। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम देखने के बाद भी वो हमसे रब्ता करें अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जो लोग PR पर मामूर हैं वो धमकियां देते थे। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क जो है एक कोई ना बादशाहत है, ना यहाँ कोई अनारकी हो रही है, ना अफगानिस्तान है, ना सोमालिया है, ना सीरिया है, ना इराक है, ये पाकिस्तान है। और यहाँ आप दस्तूर है, अदालतें हैं, कानून है।
ज़ाब्ते हैं सर। कोई यकजा करने की तरफ कोई कौम यकजा करने की तरफ कैसे आप जाएंगे? ये तो आप जब फ्रीक है। इस मौजू पे मैंने आपसे कल पूरा प्रोग्राम करना है। असलम मीर साहब आए हैं मुजफ्फराबाद से अभी हमारे साथ। वो जनाब तहरीक अदम ये भी बड़ा तारीख का अजूबा है। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब जो वजीर आज़म है वहाँ के, आज़ाद कश्मीर के, उनकी अपनी जमात ने जी 25 अरकान ने दस्तखत करके अपनी जमात के लोगों ने वो जनाब तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। मैं आपसे अर्ज करूं, और सरदार तनवीर अलियास साहब जो हैं उनका नाम दे दिया है मुतबादल वज़ीर आज़म। वैसे मैं आपसे अर्ज करूं, सरदार साहब पहले भी कैंडिडेट थे, लेकिन कोई चंद माह पहले तक भी ना ऐसी एक कोशिश होने लगी थी और वो कोशिश रुक गई। अब चूंकि उन्हें लगे हालात साजगार हैं, पूरे मुल्क में नज्म बदल रहा है। कभी देखा आपने? नहीं, ऐसा नहीं। अपनी ही जमात के लोग नहीं, ऐसा नहीं कभी। अदम एतमाद की तहरीक ला रहे हैं। भाई पार्लियामानी पार्टी का इजलास बुलाइए, उसमें उनको वोट आउट कर दीजिए और नया लीडर चुन लीजिए, नया लीडर आ जाए, वो इस्तीफा दे दें। ये अजूबा कैसे हुआ? क्या चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर और अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब किस हद तक खतरे से दो चार हैं? जामी साहब और शामी साहब बहुत शुक्रिया। असल में ये आज पहली मर्तबा मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर की पार्लियामानी तारीख में, दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा अपनी बरसर इक़्तिदार जमात नो कॉन्फिडेंस मूव कर रही है अपने वजीर आजम के खिलाफ। जी बिल्कुल बिल्कुल शामी साहब, आपने दुरुस्त फरमाया है। और यहाँ लोग हैरान हो गए हैं कि खुद अपने ही वजीर आजम के खिलाफ उनके वज़रा जो हैं, जिसमें वजीर खजाना अब्दुल माजिद खान वजीर शामिल है, वजीर खुराक अलीशान सोनी और डिप्टी स्पीकर कानून साज असेंबली चौधरी दियाज और रुकनी कानून साज असेंबली अकबर इब्राहिम, जब आज सुबह 10:30 बजे आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली सेक्रेटेरिएट पहुंचे और वहां उन्होंने वजीर आजम सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। और हैरत हुई है कि उस तहरीक अदम एतमाद के ऊपर 25 अरकान असेंबली के दस्तखत मौजूद थे। तो शामी साहब, आज़ाद कश्मीर में जो तहरीक अदम एतमाद का तरीक़ेकार है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कौमी असेंबली और चारों सूबाई असेंबलीज में। मुतबादल वज़ीर आज़म का नाम देना पड़ता है, यहाँ मुतबादल वज़ीर आज़म का नाम देना पड़ता है। अब होगा ये कि अभी ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के जो स्पीकर हैं चौधरी अनवारुल हक, उन्होंने 15 अप्रैल को यानी बरोज़ जुम्मा जो है 10:30 बजे आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली का इजलास जो बुलाया है और उसमें इस पे बहस होगी और फिर रायशुमारी होगी। अब इस वक्त जो शामी साहब नंबर गेम है, आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली में 53 अरकान असेंबली है और पीटीआई के पास 32 है। लेकिन जो तहरीक अदम एतमाद सरदार तनवीर इलियास को वजीर आजम बनाने के लिए पेश की गई, इस पे 25 अरकान असेंबली की जो है वो मौजूदगी साबित कर रही है कि वो इसको कामयाब करेंगे, क्योंकि 2 अरकान जो मजीद उनको चाहिए वो आपको मालूम ही है कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली में सरदार अतीक अहमद खान साहब की जो जमात आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उनकी एक नशस्ती है। इसी तरह जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के हसन इब्राहिम जो है वो भी हैं। और अगर इन 2 को शामिल किया जाए तो ये 27 अरकान जो है आसानी से इस तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करके सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की जगह सरदार तनवीर इलियास को वजीर आज़म बना सकते हैं। मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे कल भी इस मौजू पर बात होगी। यहाँ नाज़रीन, प्रोग्राम वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।